नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत, इतिहास क्या है और उसका वर्गीकरण। लेकिन अब हम उसी के आगे चैप्टर प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ। विकास में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। 3 भागों में, एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जिस काल के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, केवल इनके हमको पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके साक्ष्य हमको केवल पुरातात्विक ही प्राप्त हों, लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग पाषाण काल को लेते हैं, जिसके हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त नहीं है बट पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं, इसीलिए इसमें पाषाण काल आता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? तो वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं लेकिन उसकी लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ ही नहीं सके, तो इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें जैसे सैंधव सभ्यता, हो गया, और भी जैसे सभ्यताएं मिली थी, जैसे जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, ये सब आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं, जिनका हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है, लेकिन जो लिपि मिली है उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसकी लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं। मतलब ऐतिहासिक काल में वह इतिहास आता है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ भी सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें आपका आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सारा आता है। में पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। वो अब पाषाण युग का नाम पाषाण युग क्यों पड़ा? क्योंकि मनुष्य जब शुरू में पृथ्वी पर आया तो उसने पत्थरों को अपना मित्र बनाया। पत्थरों के माध्यम से ही वह पहाड़ों पर ही रहता था और पहाड़ों के जो पत्थर थे, पत्थरों को ही काट के औजार बनाता था, उन्हीं से शिकार करता था। इसी वजह से इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा। तो ये अपने आप में काफ़ी वृहद है, इसकी वजह से विद्वानों ने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। अब जब पूरा पाषाण काल पे आएंगे तो इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है पढ़ने में, ताकि सुगमता हो सके। इस वजह से इसको 3 कालों में डिवाइड किया गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। विद्वानों ने पूरा पाषाण काल को पढ़ने की सुगमता के लिए 3 पार्टों में फिर से डिवाइड किया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है, इनके साक्ष्यों के हिसाब से ही हम इनकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य सोहन घाटी, बेलन घाटी आदि से प्राप्त होते हैं। इस समय पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के औजारों का ही प्रयोग करके अपना
जीविकोपार्जन और पेट भरता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ा, तो यहाँ पे उसके अंदर चीज़ों को समझने की और बनाने की क्षमता विकसित हुई। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने औजारों को धारदार बनाना शुरू किया ताकि वो शिकार को और अच्छे से सुगमता से प्राप्त कर सके। शुरू में इसमें मनुष्य के औजार पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल का मतलब पानी की रगड़ से जो औजार में धार बनी उसका नाम पड़ा पेबुल। और चॉपर पेबुल का ही और पतला स्वरूप चॉपर था। और चॉपिंग उससे भी पतला और सकरा जो औजार था उसे चॉपिंग कहा गया। तो शुरू में मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था कि वो शिकार करने के लिए कैसे औजार बनाए। तो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त औजार थे उन्हीं के माध्यम से वो पूरा पाषाण काल में अपनी जीविका का जीविकोपार्जन करता था शिकार के माध्यम से। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में मनुष्य का धीरे धीरे उद्विकास हुआ, तो मनुष्य ने औजारों को, उन्हीं पत्थरों के औजारों को और रगड़ना घिसना प्रारंभ किया और औजारों को और नुकीला और धारदार बनाया। नव पाषाण काल तक आते आते उसने एक जो नई चीज़ सीखी वह थी कृषि। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में मनुष्य शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था। अगर आज उसको कानपुर में एक शिकार मिला तो कानपुर रह रहा है। उसके बाद उसको पता चला कि कानपुर से थोड़ी दूर लखनऊ है, अगर वहाँ चलें तो वहाँ हमें शिकार और अच्छे तरीके से मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे। इस वजह से वो लखनऊ चला गया। तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में अगर हम सिमिलरिटी देखते हैं तो यहाँ दोनों समय मनुष्य शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था और वो अस्थायी था, उसका निवास अस्थायी था। लेकिन नव पाषाण काल में उसको एक ऐसी चीज़ का ज्ञान हुआ जिसको कृषि बोलते हैं। अब वह शिकार पर निर्भर नहीं था। अगर शिकार नहीं मिल रहा तो वह कृषि के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहा। और कृषि की एक खास बात यह है कि अगर मैंने खेत पे अन्न उपजाया है तो मैं उसकी देखरेख करने के लिए कहीं ना कहीं स्थायी निवास जरूर करूंगा। तो यहीं से नव पाषाण काल से एक और विशेषता शुरू होती है मानव के जीवन में, स्थायी निवास। मतलब नव पाषाण काल से मनुष्य के अंदर दो विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखी गई। अब वो शिकारी नहीं रहा, अब उसकी निर्भरता कृषि पर भी आ गई। और कृषि आ गई इस वजह से उसको स्थायी निवास करना पड़ा। नव पाषाण काल में जो मैंने भी विशेषताएं बताई कि इसमें मनुष्य अब पशुपालक नहीं रहा। अब मनुष्य पशुपालक के साथ साथ कृषि पर निर्भर हो गया। अब अगर मनुष्य को कृषि करना है तो उसको पशु तो पालने पड़ेंगे। आखिर जुताई करनी है तो काहे से करेगा, तो बैल से। तो यहाँ पे पशुओं को भी पालना उसने प्रारंभ कर दिया, पशु पालना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात अब अगर कृषि पर निर्भर है, पशु पाल रहा है, तो वो घुमंतु तो होगा नहीं, उसे अब स्थायी निवास की ज़रूरत पड़ गई। तो अब वह स्थायी निवासी हो गया, स्थायी निवास करने लगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इनके साक्ष्य कहाँ से मिले। नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ है कहाँ, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान प्रांत में सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल, सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भैंस पालने के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं।
मेहरगढ़ से ही अंगूर के खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गेहूं की खेती के साक्ष्य प्लस जौ के खेती के साक्ष्य, ये सब हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। अब इसके साथ साथ और जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, इसका भी हम मैप में एक देखते हैं। इससे हमने बता ही दिया आपको काहे क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। फिर आता है बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में है। अब बुर्ज होम से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं नवपाषाण कालीन के, तो बुर्ज होम से हमें जो है गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्लस यहाँ से मृदभांड और हड्डी के औजार। बुर्ज होम से हमें गर्तावास, मृदभांड और हड्डी के औजार भी प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा साक्ष्य आता है चिरांद। दूसरा स्थल है बिहार का चिरांद, जहाँ से आपको हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं चिरांद से। उसके बाद कोल्डिहवा, एक स्थान है कोल्डिहवा, और यहाँ पे अपना इलाहाबाद है, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रयागराज कर दिया गया है। कोल्डिहवा वो स्थान है जहाँ से भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी वर्तमान जो खुदाइयाँ हो रही हैं उससे एक स्थल और है लहुरा देव। लहुरा देव ये भी यूपी में ही है। तो ऐसा माना जा रहा है लहुरा देव में भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उनका जब अध्ययन किया गया तो ऐसा पता चला कि ये जो चावल के साक्ष्य हैं ये कोल्डिहवा वाले चावल के साक्ष्य से भी पुराने हैं। तो अब यूपी कमीशन में कभी कभी क्वेश्चन जैसे आता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, तो प्रेजेंट टाइम पे लहुरा देव सही रहेगा। ये लहुरा देव आपका संत कबीर नगर में है। आज जो नवपाषाण काल के पैरेलल में ही कई संस्कृतियां साथ साथ चल रही थी, जिनको एक नया नाम दिया गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातुओं के औजारों का भी प्रयोग करने लगा था और उसमें तांबा प्रमुख था। इसी वजह से इनका नाम ताम्र पाषाणिक संस्कृति पड़ा। और ये संस्कृतियां कहाँ कहाँ पे चल रही थी, उन्हीं का एक विवरण। मुख्य धातु तांबा थी। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा। लेकिन यहीं पर कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि मनुष्य द्वारा आविष्कृत प्रथम धातु, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तांबा न होकर कांसा होगा। दोस्तों, खोजना और आविष्कृत मतलब आविष्कार करना, इन दोनों में अंतर है। मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तो तांबा थी, लेकिन मनुष्य द्वारा जो पहली धातु आविष्कृत मतलब जो आविष्कार की गई पहली धातु वो कांसा थी। आविष्कार करने का मतलब किन्हीं दो चीज़ों से, दो या तीन चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बना देना, नई चीज़ बना देना। तो मनुष्य ने यही किया, जो कांसा है उसका आविष्कार किया। दो और तीन धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु बना देना, ये मतलब होता है आविष्कार करना। तो मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा है और मनुष्य द्वारा आविष्कार की गई प्रथम धातु कांसा है। नोट रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जो है हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले। ये जो संस्कृतियाँ हैं जो स्थान विशेष हैं उसी के नाम से पड़ गई। जैसे जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में फली फूली। महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों में जोरवे संस्कृति का प्रभाव रहा? नेवासा,
दैमाबाद, इनाम गांव, इन क्षेत्रों पर जोरवे संस्कृति का प्रभाव रहा। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ जिसकी वजह से हम कह पाते हैं कि जोरवे संस्कृति में तांबे का मुख्यतः योगदान था। तो यहाँ से हमें भैंसे गैंडे के विशालकाय तांबे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे तांबे का प्रयोग देखते हैं। के बाद आती है एक संस्कृति आहार या गिलुंद संस्कृति। इसके साक्ष्य हमें राजस्थान से मिलते हैं और इसका नाम आहार या गिलुंद उन स्थानों के नाम पर ही पड़ा जो राजस्थान में हैं, आहाड़ और गिलुंद। इसी की वजह से इसका नाम आहाड़ या गिलुंद पड़ा। यहाँ पे तांबे का बहुत व्यापक काम होता था। जितने भी औजार या धातुएं औजार या फिर मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो सभी तांबे की थी। आहाड़ का पुराना नाम ताम्रवती भी बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत मात्रा में व्यापक मात्रा में तांबे का व्यापक मात्रा में तांबा मिलता था। इसी वजह से इसका नाम ताम्रवती पड़ा। जो आहाड़ के लोग हैं वो पत्थरों के बने घरों में रहते थे। कायथा या एरण संस्कृति भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। यहाँ भी तांबे का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, चाहे वो औजारों के रूप में होता हो या मूर्तियों के रूप में होता हो या फिर व्यापार के रूप में होता हो। इसी के समानांतर दक्षिण में जो संस्कृति जन्मी उसका नाम महापाषाण संस्कृति है। तो उस संस्कृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप कहेंगे दक्षिण में ये महापाषाण संस्कृति, आखिर नाम में महा लगा देने से क्या हो जा रहा है? तो सब कुछ वही है, बस यहाँ पे पत्थरों का इतना वृहद प्रयोग हुआ कि विद्वानों ने उसका नाम पाषाण संस्कृति से हटा के महापाषाण कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कब्रें बनाई जाती थी उनको ढकने का प्रावधान बड़े बड़े पत्थरों से था। इसकी वजह से वहाँ की कब्रों को महापाषाण बोला जाता था और जिसके माध्यम से इसका नाम आगे चल के महापाषाण संस्कृति पड़ गया। उन कब्रों की तीन विशेषताएं, तीन अलग अलग कब्रें थी। जो डोलमैन एक कब्र थी जिसका नाम डोलमैन था, इसकी विशेषता यह थी कि यह कमरे के आकार की बनाई जाती थी और ये सभी पत्थरों से ही बनाई जाती थी। इसका आकार कमरे के आकार की तरह था। एक दूसरी थी मेनहीर। मेनहीर कब्र पर बड़ा सा पत्थर खड़ा कर दिया जाता था। और तीसरी थी गोलाश। इसमें जो कब्र होती थी उस पे पहले गड्ढा खोदा जाता था, गड्ढा खोद के फिर शव को उसके अंदर रखा जाता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था। तो ये तीन विशेष प्रकार की कब्रें थी दक्षिण में, जिसकी वजह से ही यहाँ का नाम महापाषाण संस्कृति पड़ा। क्योंकि जो तीनों कब्रें थी वो विशेषतः पत्थरों से ही या पाषाण से ही बनाई जाती थी, जिसकी वजह से इसका नाम महापाषाण संस्कृति पड़ा। यहाँ पे आंशिक समाधान का भी प्रचलन था, लेकिन जो मेन ये तीन कब्रें थी ये प्रमुखता थी यहाँ की, इस वजह से यहाँ का नाम ऐसा पड़ा। आगे की वीडियो में हम लोग विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के इतिहास को प्रारंभ करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन की अधिकता प्रारंभ होती है। ये तो एक बेसिक था जो मैंने आज अभी तक पढ़ाया आपको। चलिए, धन्यवाद।